नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं CGPSC और CG व्यापम के लिए छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज की फ्री क्लासेस चला रहा हूँ। और ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों का भाग 4 है। देखिए, इसके पहले मैंने पिछले 3 वीडियोज़ में छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताई हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर शुरू करने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्य की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके बारे में। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे गोंड जनजाति के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि गोंड जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि ये जनजाति का लगभग 51% भाग कवर करती है। मतलब छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियाँ पाई जाती हैं उसका लगभग 51% जो है वो गोंड जनजाति जो है कवर करती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जो है इसकी सर्वाधिक उपजाति पाई जाती है, लगभग 41 के करीब। ठीक है, और गोंड जनजाति जो है उसको क्या स्वयं को क्या कहती है? कोयतोर। ठीक है, गोंड जनजाति के लोग जो होते हैं स्वयं को कोयतोर कहते हैं। और इस कोयतोर का मतलब क्या होता है? तो इस कोयतोर का मतलब होता है पर्वतवासी। ठीक है, पर्वतों पे रहने वाले। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोंड जनजाति जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, तो ये बस्तर संभाग में पाई जाती है। ठीक है, अब इनकी बोली की बात कर लेते हैं। तो देखिए, गोंड जनजाति की जो बोली है याद रखना आपके लिए बहुत आसान है, गोंडी। ठीक है, गोंडी। अब देखिए, इनके कुछ स्पेशल जो रीति रिवाज है इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये घर की दीवारों पर नोह डेरा अलंकरण बनाते हैं। ठीक है, घर की दीवारों पर नोह डेरा अलंकरण बनाते हैं। ठीक, इसके अलावा इनके मृतक संस्कार की बात करें तो देखिए, मृतक संस्कार के समय तीसरे दिन ये कोज्जी और 10वें दिन कुंडा मिलन। ठीक है, 10वें दिन, तीसरे दिन क्या मनाते हैं? कोज्जी, और 10वें दिन कुंडा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कोज्जी और कुंडा। ठीक है, ये एक प्रकार से मिलन समारोह होता है। ठीक, अब इनके देवताओं की बात करें तो देखिए, इनके जो हैं प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? एक तो दूल्हा देव, ठीक, इसके बाद बड़ा देव, इसके बाद नाग देव और नारायण देव। ठीक है, तो ये चार नाम जो हैं आप याद रखेंगे। एक दूल्हा देव, फिर बड़ा देव, फिर नाग देव और नारायण देव। ठीक है, अब मेघनाथ पर्व क्या होता है जो कि गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मेघनाथ पर्व जो होता है ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक विशेष त्यौहार है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, गोंडों की बहुत सारी उपजातियाँ पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि करीब 41 प्रकार की उपजाति पाई जाती है। ठीक है, करीब 41 प्रकार की उपजाति पाई जाती है, जिसमें से राजगोंड, ठीक है, राजगोंड ये सबसे सर्वश्रेष्ठ गोंड होता है। ठीक है, ये इनका मानना है कि जो राजगोंड है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ गोंड होता है। ठीक, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, बैगा जनजाति की बात करते हैं। ठीक, तो बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये मैकाल पर्वत श्रेणी में। ठीक है, और आपको पता होगा कि जैसे ये छत्तीसगढ़ का भाग है, ठीक है, तो ये जो दक्षिणतम छोर है यहाँ पे कौन पाया जाता है? मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक, तो इसी मैकल पर्वत श्रेणी में जो है बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक, अब देखिए, इनके बारे में जो विशेष चीज़ें हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बैगा जनजाति के लोग जो होते हैं इन्हें गोंडों का पुजारी माना जाता है। ठीक है, जो गोंड लोग होते हैं उनका पुजारी माना जाता है। ठीक है, और बैगा लोग जो जनजाति है इसके बारे में सबसे प्रसिद्ध जो तथ्य है वो क्या है कि ये सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक, और झैला गोदना जो है वो बैगा जनजाति की महिलाएं बनवाती हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो देखिए, कपची जो होता है ये महिलाओं का वस्त्र होता है। ठीक है, कई बार सवाल में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कपची क्या है? तो कपची क्या है? महिलाओं, जो बैगा जनजाति की महिलाएं हैं उनका वस्त्र होता है। ठीक है, और इनका जो पेय पदार्थ है वो क्या है? ताड़ी। तो ताड़ी जो है ये ताड़ या फिर छिंद के वृक्ष से निकाला जाता है। ठीक है, और बैगा जनजाति का ये प्रसिद्ध पेय पदार्थ है। ठीक, तो इतनी बातें हमने कर ली। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए ये कुछ विशेष भाजी खाते हैं, ठीक है। इस भाजी को क्या कहते हैं? केवलाल, सॉरी, ये भाजी जो है ये केवलाल नाम के वृक्ष की पत्ती को खाते हैं, ठीक है। और प्रमुख देवता की बात करें तो देखिए इनके जो प्रमुख देवता हैं ये 3 आपको याद रखने हैं। एक तो आपका बूढ़ा देव, फिर ठाकुर देव और दूल्हा देव, ठीक है। तो बूढ़ा देव जो होता है ये जो है साल वृक्ष में निवास करते हैं, ऐसा जो है बैगा जनजाति के लोगों का मानना है, ठीक है। भूमि की रक्षा के लिए ये ठाकुर देव की आराधना करते हैं, ठीक है। और बीमारियों से अपनी रक्षा के लिए दूल्हा देव की आराधना करते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ प्रमुख नृत्य देख लेते हैं। तो जिनके प्रमुख नृत्य हैं वे कौन कौन से हैं? एक तो आपका कर्मा, ठीक, लेकिन इसके अलावा जो है बिल्मा, सैला और परधौनी और फाग, ठीक। बिल्मा, सैला, परधौनी और फाग भी इनके बीच प्रसिद्ध है, ठीक। उपजाति की बात करें अगर तो देखिए बैगा जनजाति की जो प्रमुख उपजातियाँ हैं वो कौन कौन सी है? तो बिंजवार, ठीक। इसी प्रकार से नरौतिया, फिर भरौतिया, भैना और नाहर, ठीक है। ये इनकी उपजातियाँ हैं, ठीक। अब इनके ऊपर जो 2 प्रमुख बुक लिखी गई हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो आपको मैंने बताया था पहले कि वेरियर एल्विन, ठीक है, वेरियर एल्विन राइटर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है द बैगास, ठीक है। इसके अलावा दयाशंकर नाग, इन्होंने लिखी है द ट्राइबल इकोनॉमी, और एक इनके ऊपर है तो बैगाओं के ऊपर है, ठीक है। अब ये जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि करते हैं इस कृषि को क्या कहते हैं? बेवार, ठीक है। स्थानांतरित कृषि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बिरहोर जनजाति के बारे में, ठीक। तो बिरहोर जनजाति जो है इसका जो निवास स्थान है तो ये मुख्यतः जो है जसपुर और रायगढ़ के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत प्रमुख या फेमस बुक लिखी गई है बिरहोर जनजाति के ऊपर, उस बुक का नाम क्या है? द बिरहोर, ठीक है। और ये लिखी किसके द्वारा गई है? तो एस.सी. रॉय एक राइटर हैं, इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब बिरहोर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? बंचर, ठीक है। बंचर या वंचर मतलब जो जंगलों में घूमने वाली प्रजातियाँ होती हैं वो बिरहोर कहलाती हैं, ठीक है। और इनके विवाह गृह को क्या कहते हैं? गितियोना, ठीक है। देखिए ये सारी बातें मैंने जो है पिछले वीडियोज़ में आपको बताई हुई है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को एक जगह पे समराइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को मैं एक जगह पे समराइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो कमार जनजाति के बारे में। अब देखिए कमार जनजाति मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो कमार जनजाति का जो मुख्य निवास स्थान है ये देखिए गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ और देवभोग तहसील में, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप याद रखेंगे सिर्फ गरियाबंद, ठीक है। और आंशिक रूप से धमतरी के कुछ हिस्सों में भी ये पाई जाती हैं, ठीक। और इनके प्रमुख कार्य की बात करें तो इनका जो जनजाति कार्य है वो क्या है? बांस शिल्प कला का, ठीक। अब देखिए ये जो कमार जनजाति है ये सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप कि सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है? तो कमार, ठीक है। लेकिन आप नोट डाल के लिख लीजिए, ठीक। नोट डाल के क्या लिखेंगे कि देखिए सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति तो कमार है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो वो कौन सी है? बैगा, ठीक है, बैगा जनजाति, ठीक। अब इनके बारे में कुछ विशेष चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए इनकी जो जाति है इसमें जो है घोड़ा छूना इनके लिए निषेध है, ठीक है। घोड़ा जानवर जो होता है उसको छूना इनके लिए निषेध है, ठीक है। इसके अलावा घर में मृत्यु हो जाती है तो ये अपने घर का त्याग कर देते हैं, ठीक। अब देखिए कमार जनजाति जो है इसकी 2 प्रमुख उपजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक है आपकी बुधरजिया, ठीक है। आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और साथ में नोट बनाते चलिएगा, ठीक। देखिए एक जनजाति है बुधरजिया, ठीक है, और दूसरी है मकाड़िया, ठीक है। क्या क्या मैंने आपको बताया? एक बुधरजिया और दूसरी मकाड़िया, ठीक है। ये दोनों जो है कमार की उपजातियाँ हैं। अब बुधरजिया कौन से लोग कहलाते हैं? जो कि बंदर का मांस नहीं खाते, ठीक है। जो लोग बंदर का मांस नहीं खाते वो बुधरजिया कहलाते हैं, और जो लोग बंदर का मांस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मकाड़िया, ठीक। तो कमार जनजाति के बारे में हमने बात कर ली। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कोरवा जनजाति की, ठीक है। कोरवा जनजाति के बारे में तो देखिए इनका निवास स्थान जो है मुख्यतः कोरबा और अंबिकापुर के क्षेत्र में है, ठीक है। और इनकी जो 2 प्रमुख उपजातियाँ हैं कौन कौन सी हैं? वो है पहली पहाड़ी कोरवा और दूसरा दिहाड़ी कोरवा, ठीक है।
अब देखिए ये जो कोरवा जनजाति के लोग जो होते हैं ये पेड़ों के ऊपर मचान बना के रहते हैं। ठीक है, पेड़ों के ऊपर ये मचान बना के रहते हैं। मतलब जैसे पेड़ होता है, ठीक है, ये पेड़ है तो इसके ऊपर क्या करते हैं, लकड़ी और घास फूस से हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा घर की तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, मचान। ठीक, अब इनके देवी देवताओं की बात कर लेते हैं। तो देखिए इनकी जो प्रमुख देवी है वो कौन सी, खुड़िया रानी। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि जो है कोरवा लोगों की जो है प्रमुख जो देवी है वो कौन सी है, खुड़िया रानी। ठीक है, इसके अलावा महादेव और सिंगिर देव की आराधना भी ये करते हैं। ठीक, अब देखिए इनके जो मृतक संस्कार होता है इसे एक विशेष नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, नवाधाती। ठीक है, नवाधाती क्या है, ये मृतक संस्कार है। ठीक है, कोरवा जनजाति का। अब देखिए क्रियाकर्म के समय कुमारी भात की परंपरा इनके यहाँ मनाई जाती है। ठीक है, जब मृत्यु हो जाती है और उसका क्रियाकर्म किया जाता है तो यहाँ पे एक परंपरा मनाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, कुमारी भात। ठीक है, अब इनके जो प्रमुख और प्रसिद्ध नृत्य है इसकी बात करें तो देखिए कोरवा जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो क्या है, दमनच नृत्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक नोट डाल के आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, नोट डाल के आप क्या लिखेंगे कि ये शरीर पर आग से दाग का निशान बनाते हैं और इसी दाग के निशान को क्या कहा जाता है, दरहा। ठीक है, तो शरीर पे आग से ये दाग का निशान बनाते हैं और इसी निशान को क्या कहते हैं, दरहा। ठीक है, 5 वर्ष की आयु में लगभग 10 से 16 निशान होते हैं। ठीक है, 5 वर्ष की आयु तक इनके शरीर पे लगभग 10 से 16 निशान बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इनके मुख्य जो पेय पदार्थ है इसकी बात करें तो कोरवा जनजाति का जो मुख्य पेय पदार्थ है वो है हड़िया। ठीक है, और ये चावल से बनाया जाता है। ठीक है, और इनमें जो विवाह जो होता है वो होता है ढोकू परंपरा इनमें प्रचलित है। ठीक है, विवाह का ढोकू परंपरा जो है प्रचलित है। मैंने आपको विवाह के डिटेल जो है लिस्ट आप पिछले वीडियो में दी थी। ठीक है, उसमें मैंने आपको सारे प्रकार के विवाह के बारे में बताया था, तो एक बार ज़रूर से जाके उस वीडियो को चेक कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भुंजिया जनजाति की। तो आपको पता है कि भुंजिया और पंडोप या पंडो, ठीक है, ये जो है राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, अब इनके क्षेत्र के बारे में बात कर लें कि इनका निवास क्षेत्र कौन सा है, तो ये मुख्य रूप से गरियाबंद में पाई जाती हैं। ठीक है, और इनके लिए जो है भुंजिया विकास प्राधिकरण रायपुर में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, अब इनके बारे में जो विशेष तथ्य है क्या है कि भुंजिया जनजाति के लोग जो होते हैं ये रोगों का इलाज करते हैं किस प्रकार से, तपते हुए लोहे से दाग के करते हैं। ठीक है, तपते हुए लोहे से ये दाग के रोगों का इलाज करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये राज्य सरकार द्वारा जो है घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक, अब भुंजिया जनजाति में लाल बंगला से आशय होता है रसोई घर से। ठीक है, मतलब भुंजिया जनजाति के लोग जो हैं रसोई घर को क्या कहते हैं, लाल बंगला। ठीक, इसी प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पंडो जनजाति की बात कर लेते हैं। ठीक, तो पंडो जनजाति जो है इसका मुख्य निवास कहाँ पे है, अंबिकापुर क्षेत्र में। ठीक है, और पंडो विकास अभिकरण अंबिकापुर में संचालित है। ठीक है, पंडो विकास अभिकरण कहाँ संचालित है, अंबिकापुर में। ठीक, और पंडो या पंडोप ये जो है राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए हल्बा जनजाति की बात करते हैं। तो देखिए हल्बा जनजाति जो है ये जो है शिव और पार्वती को अपना वंशज मानते हैं। ठीक है, ये मानते हैं कि ये शिव और पार्वती के वंशज हैं। ठीक है, और इनका निवास क्षेत्र की बात करें तो देखिए बस्तर, कोंडागांव, कांकेर और बालोद। तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के जो दक्षिण का क्षेत्र है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण का क्षेत्र है यहाँ पे जो है ये हल्बा जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो आप सिर्फ हल्बा जनजाति के बारे में क्या याद रखेंगे, बस्तर। ठीक है, इसके अलावा कोंडागांव, कांकेर और बालोद। ठीक, इनके मुख्य व्यवसाय की बात करें तो देखिए हल्बा जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है ये है कृषि। ठीक है, और पोहा और चिवड़ा बनाना। ठीक है, और इसी कारण से जो है आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध हैं। और छत्तीसगढ़ के जो सभी जनजातियां हैं उनमें आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति की बात करें तो वो हल्बा जनजाति के लोग ही हैं। ठीक है, अब इनकी बोली की बात करें तो देखिए हल्बी जनजाति, हल्बी जो बोली है ये इनकी बोली है। ठीक है, और उपजाति की बात करें तो बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया और मरेठिया। ठीक है, बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया और मरेठिया जो है इनकी उपजाति है। ठीक, तो इतनी बातें हमने कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग उरांव जनजाति की। ठीक है, तो देखिए उरांव जनजाति जो होता है, तो चलिए उरांव जनजाति की बात करते हैं। ठीक है,
तो उरांव जनजाति जो है, इनके निवास स्थान की बात करें तो ये मुख्य रूप से सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर और रायगढ़ के क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है। अब उरांव जनजाति में जो युवा गृह होता है, ठीक है, जैसे मतलब पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो मुड़िया जनजाति है उनके युवा गृह को क्या कहते थे, घोटुल। ठीक है। इसी प्रकार से उरांव जनजाति जो होता है उनका जो युवा गृह होता है उसे क्या कहा जाता है, धूमकुरिया। ठीक है। और इसका जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, धांगर महतो। ठीक है। ये बातें आप याद रखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत बारीकी की चीज़ें हैं, आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ठीक है। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है। और बार बार इस चीज़ों को जो है रिवाइज कीजिए। ठीक है, तब आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक, क्योंकि डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि धांगर महतो क्या है, ठीक है, या धूमकुरिया क्या है। ठीक, तो इस प्रकार के सवाल जो होते हैं अगर आपने याद नहीं रखा है तो आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए जो युवा गृह होता है उरांव जनजाति का, इसे क्या कहते हैं, धूमकुरिया, और इसके मुखिया को क्या कहते हैं, धांगर महतो। ठीक है। अब उरांव जनजाति के बारे में जो विशेष तथ्य है वो क्या है कि उरांव जनजाति जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति कौन सी है, उरांव जनजाति। ठीक है। और इनका जो इस जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो है सरहुल। ठीक है, तो ये सरहुल नृत्य करते हैं और इसके अलावा ये कर्मा नृत्य भी करते हैं। ठीक है। अब देखिए उरांव जनजाति की जो प्रमुख देवी है इसे क्या कहते हैं, सरना देवी। ठीक है। और इनके नृत्य की बात करें तो सरहुल नृत्य और कर्मा नृत्य। ठीक है, ये इनका प्रमुख नृत्य है। ठीक, और बोली की बात करें तो देखिए कुरुख। ठीक है, कुरुख जो है ये उरांव जनजाति की बोली है। ठीक, अब इनमें देखिए कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे गांव का जो प्रमुख होता है इसे मांझी कहा जाता है। ठीक है, इनके जो प्रमुख पर्व है वो कौन कौन सा है, तो देखिए खट्टी, ठीक है, सरहुल और फाग। ठीक है। अब आपको यहाँ पे नोट डाल के आप लिख लेंगे कि जो फाग है वो बैगा जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है। ठीक है, मतलब बैगा जनजाति जो है इसमें भी जो फाग का त्यौहार प्रचलित है। ठीक है। इसके अलावा इनकी जो पारंपरिक जो पोशाक है इसकी बात करें तो देखिए करेया, करेया KAREYA, करेया। ठीक है, तो करेया जो है उरांव जनजाति का जो है पारंपरिक पोशाक है। ठीक है। अब कर्मा त्यौहार जो होता है ये देखिए उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था कर्मा के बारे में। ठीक है, तो आप एक बार कर्मा किस प्रकार से मनाया जाता है तो इसके लिए आप जो है पिछले वीडियोज़ को प्लीज़ चेक कर लीजिए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बिंझवार जनजाति की। ठीक है, तो देखिए बिंझवार जनजाति छत्तीसगढ़ की बहुत प्रसिद्ध जनजाति है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख और मतलब प्रथम शहीद का जिन्हें दर्जा दिया गया है, शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक है, ये भी बिंझवार जनजाति के थे। ठीक है। अब इनके जो है निवास स्थान की बात करें तो देखिए ये बलौदा बाजार के सोनाकान क्षेत्र में निवास करती हैं। ठीक है। अब बिंझवार जनजाति का नाम कैसे पड़ा, तो देखिए ये लोग जो हैं ये विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण अपने आप को बिंझवार बोलते हैं। ठीक है। इनकी भाषा की बात करें तो छत्तीसगढ़ी और सबरी जो है इनकी भाषा है। ठीक, और इनका जो चिन्ह है वो है तीर का चिन्ह। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो है तीर विवाह प्रचलित है। ठीक, इनके प्रमुख देवताओं की बात करें तो देखिए इनके दो प्रमुख देवताएं हैं, एक तो 12 भाई बेटकर, ठीक है, 12 भाई बेटकर और विंध्यवासिनी। ठीक है, ये जो दो प्रमुख देवता हैं ये जो हैं बिंझवार जनजाति के प्रमुख देवता हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कोरकू जनजाति के बारे में। तो देखिए कोरकू जनजाति जो है इनका निवास मुख्य रूप से कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, मतलब आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि पूरा जो सरगुजा संभाग है यहाँ पे कोरकू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, कोरकू जनजाति जो है इसकी बात करें तो कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है ज़मीन खोदने वाला। ठीक है, कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज़मीन खोदने वाला। ठीक है। अब इनके नृत्य की बात करें तो देखिए थापटी और ढांढल। ठीक है, ये दो प्रमुख नृत्य जो है प्रचलित हैं इस जनजाति में। ठीक है, तो थापटी और आषाढ़ माह में ये ढांढल नृत्य करते हैं। ठीक, अब इनके मृतक संस्कार की बात करें तो देखिए इनमें सिडोली प्रथा प्रचलित है। ठीक है, और इस सिडोली प्रथा में क्या किया जाता है
इसमें मृतकों को दफनाया जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर एक लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं, ठीक है, और इस प्रथा को क्या कहते हैं, सिडोली प्रथा, ठीक है। अब देखिए कोरकू जनजाति की कुछ उपशाखाएं हैं या उपजातियां हैं, तो ये कौन कौन सी हैं, एक तो आपका बावरिया, ठीक है, फिर बोपची, ठीक, फिर माक्सी, निहाल और बेड़िया, ठीक है। तो ये जो है कोरकू जनजाति की कुछ प्रमुख उपजातियां हैं। अब देखिए कोरकू जनजाति में पुनर्विवाह प्रचलित है, ठीक है, मतलब जैसे किसी का शादी हो जाए और उसके बाद फिर क्या है, शादी किसी कारण से टूट जाए या फिर किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो उनकी दोबारा से विवाह की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के विवाह को कोरकू जनजाति में क्या कहते हैं, पाटो विवाह, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पारधी जनजाति की, ठीक है। तो पारधी जनजाति के बारे में ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। देखिए सिर्फ एक दो बातें याद रखनी है कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये किस कारण से फेमस है, ठीक। तो पारधी जनजाति का जो मुख्य निवास क्षेत्र है वो है सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा में, ठीक है, सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा, ठीक है। और पारधी जनजाति के लोग क्या करते हैं, ये मुख्यतः शिकार पे अपनी जीवन यापन करते हैं, ठीक है, और शिकार पे भी मुख्य रूप से कहा जाए तो काले पक्षियों का आखेट करती है या शिकार करती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सौरा जनजाति के बारे में। तो देखिए सौरा जनजाति जो है ये मुख्य रूप से महासमुंद के क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है, और ये अपने आप को सबरी का पूर्वज मानते हैं, ठीक है, सबरी, माता सबरी का पूर्वज ये अपने आप को मानते हैं, ठीक है। और ये इनका कार्य क्या है, तो इनका जनजाति कार्य है सांप पकड़ना, ठीक है, तो ये सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। आगे बात करें भतरा जनजाति के बारे में। तो देखिए भतरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सेवक, ठीक है, भतरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सेवक। और इनकी देवता की बात करें तो देखिए शिकारी देवी, ठीक है, माती देव, ठीक, ये शिकारी देवी जो है इन्हीं को माती देव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। देखिए भतरा जनजाति ये जो है 14वीं सेंचुरी मतलब 14वीं शताब्दी में जो काकतीय वंश के संस्थापक जो राजा अन्नम देव थे, इनके साथ ये वारंगल से बस्तर आए थे, ठीक है। जो भतरा जनजाति के लोग हैं, ये लोग जो हैं 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश के राजा मतलब जो संस्थापक थे अन्नम देव, ठीक है, इनके साथ वारंगल से बस्तर आए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं भैना जनजाति की। तो देखिए भैना जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, बिलासपुर में, ठीक है, और भैना जो है एक प्रकार से बैगा की ही उपजाति है, ठीक है। तो ये बात आप जो है आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं माड़िया जनजाति की, ठीक है। माड़िया जनजाति बहुत प्रसिद्ध जनजाति है बस्तर की, ठीक। तो देखिए माड़िया जनजाति में एक स्मृति स्तंभ बनाया जाता है, ठीक है। स्मृति स्तंभ मतलब जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसकी कब्र जो होती है उसके ऊपर एक स्मृति स्तंभ या मृत्यु स्तंभ स्थापित की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हनाल गट्टा, ठीक है, हनाल गट्टा। तो अगर सवाल में आपसे पूछ ले कि हनाल गट्टा क्या है, ठीक है, या हनाल गट्टा किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए माड़िया जनजाति के द्वारा। और एक प्रकार का स्मृति स्तंभ है जो कि मृतक स्तंभ होता है, ठीक। आगे बात करते हैं इनके निवास की। तो ये मुख्य रूप से बस्तर के क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है, और स्पेशली बात करें तो बस्तर से सुकमा तक, ठीक। अब देखिए माड़िया जनजाति में एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है जो कि वर्ल्ड फेमस है, ठीक, और इस नृत्य का नाम क्या है, बाइसन हार नृत्य या फिर गौ नृत्य, ठीक है। अभी किया कब जाता है और किस प्रकार से किया जाता है, तो देखिए जो छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर में जो गोंचा पर्व मनाया जाता है तो उस समय पे यात्रा निकाला जाता है, ठीक है। तो इस यात्रा पर्व के दौरान ये जनजाति भैंस के सिर के समान टोपी पहनकर पूजा करते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, बाइसन हॉर्न नृत्य, ठीक है। इसके अलावा ये जो है मांदरी नृत्य भी करते हैं। अब देखिए माड़िया जनजाति की एक उपशाखा है, वो क्या है, दंडामी माड़िया, ठीक है। दंडामी माड़िया ये मुख्य रूप से दंतेवाड़ा में पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रजाति के लोग जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं और इस झोपड़ी को ही क्या कहते हैं, सिहारी, ठीक है। जो माड़िया जनजाति के लोग होते हैं वो जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं और इसी झोपड़ी को क्या कहा जाता है, सिहारी, ठीक है। अब इनमें जो कृषि पद्धति प्रचलित है वो है पेद्दा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि पेद्दा जो है अबुझमाड़िया जो जनजाति है इसमें भी प्रसिद्ध है, ठीक है। इनके पेय पदार्थ की बात करें तो इनका पेय पदार्थ क्या है, सल्फी, ठीक। और इनका जो प्रमुख पर्व है वह गोंचा, दियारी और मड़ई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं मुड़िया या फिर मुरिया जनजाति के बारे में। तो देखिए जो मुड़िया जनजाति है ये बहुत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, ठीक है, तो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? मुड़िया जनजाति, ठीक है। ये क्या है? देखिए मुड़िया जनजाति एक प्रकार से जो है गोंडों की ही उपजाति है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुड़िया का शाब्दिक अर्थ होता है, मुड़िया या मुरिया जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है आदिम, ठीक है, या पुराना, ठीक। इनके निवास स्थान की बात करें तो देखिए ये बस्तर से कोंडागांव तक पाई जाती हैं, ठीक है। इनके देवता की बात करें तो ठाकुर देव और महादेव, ठीक है, ये दो प्रमुख इनके देवता हैं, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि जो मुड़िया जनजाति जो है इसके युवा गृह को क्या कहते हैं? घोटुल, ठीक। अब देखिए मुड़िया जनजाति के लोग एक ऐसी जनजाति है, ठीक है, मुड़िया जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो कि स्थानांतरित कृषि ना करके एक प्रकार की स्थायी कृषि करते हैं, ठीक है। ये स्थानांतरित कृषि नहीं करते बल्कि स्थायी कृषि करते हैं, ठीक है। अब मुड़िया जनजाति में केवल पुरुष पोस कोलांग या पोस कोलांग नृत्य करते हैं, ठीक है। तो मुड़िया जनजाति के जो पुरुष हैं वो एक नृत्य करते हैं जिसे क्या कहते हैं? पोस कोलांग या फिर पोस कलंगा, ठीक है। और इस नृत्य को सिर्फ पुरुष ही करते हैं, ठीक है, सिर्फ पुरुष ही करते हैं इस नृत्य को। तो ये बातें भी आप जो है नोट करके याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं दोरला जनजाति के बारे में, ठीक है। दोरला जनजाति को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए कोया, ठीक है, या कोयतुर, ठीक। अब देखिए जो दोरला जनजाति जो है ये भी एक गोंड की ही उपजाति है, ठीक है। और इनका निवास क्षेत्र की बात करें तो ये बस्तर और सुकमा, ठीक है। स्पेशली बात करें तो जो सुकमा का जो कोंटा तहसील है, ठीक है, यहाँ पे जनजाति पाई जाती है, ठीक। आगे बात करते हैं सौता जनजाति के बारे में, ठीक। तो सौता जनजाति जो है इनका निवास क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये है कोरबा जिला के कटघोरा तहसील में, ठीक है। कोरबा जिला का जो कटघोरा तहसील है इसके आसपास जो है सौता जनजाति के लोग पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए इनके जो देवता होते हैं, ठीक है, सौता जनजाति में जो इनका देवता होता है इसे क्या कहते हैं? बालक लोढ़ा, ठीक है, बालक लोढ़ा नाम याद रखेंगे आप, ठीक। आगे बात करते हैं भारिया जनजाति की, ठीक। तो भारिया जनजाति जो है ये बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और सरगुजा संभाग में पाई जाती हैं, ठीक है। अब भारिया जनजाति की बोली की बात करें तो देखिए इनकी बोली कौन सी है? भरनोटी, ठीक है। भारिया जनजाति जो है इसकी बोली कौन सी है? भरनोटी। और इसे ही क्या कहते हैं? भरियाटी, ठीक है, भरनोटी या भरियाटी। अब ये जो जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तो इनके घरों को क्या कहते हैं? ढाना, ठीक है, क्या कहते हैं? ढाना या दाना, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए अब भारिया जनजाति के लोग जो हैं ये सांप का और मोर का, ठीक है, इनका मांस खाते हैं, ठीक। भारिया जो है दहिया कृषि करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा, एक होता है दहिया और एक होता है दाहिया, ठीक है। तो जो दहिया कृषि है ये भारिया जनजाति के लोग करते हैं, जबकि दाहिया कृषि जो है ये कमार जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। तो ये दहिया जो है ये भारिया जनजाति के लोग करते हैं और दाहिया कमार जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। अब इनके कुल देवता की बात करें तो भारिया जनजाति के जो कुल देव हैं ये कौन कौन से हैं? एक हैं बूढ़ा देव, फिर दूल्हा देव और नाग देव, ठीक, तथा 7 स्थानीय देवी देवताओं की आराधना भी ये करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो भारिया जनजाति के लोगों में एक चीज़ बहुत प्रसिद्ध है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए भारिया जनजाति जो है इसमें बाघेश्वर देवता की पूजा करते हैं, ठीक है। कौन से देवता की? बाघेश्वर देवता की। अब ऐसा मानना है इनका कि जो है देवता बाघ से इनकी रक्षा करता है, ठीक है। जो बाघेश्वर देवता है ये बाघ से इनकी रक्षा करता है, ठीक है। अब इनकी जो ग्राम सीमा होती है इस पर मुठवा बाबा का चबूतरा होता है, ठीक है। ये बात भी आप याद रखेंगे कि भारिया जनजाति जो है इनकी ग्राम सीमा पर मुठवा बाबा का चबूतरा होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं प्रधान जनजाति के बारे में। तो देखिए इनका निवास जो है प्रधान जनजाति का मुख्य रूप से कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर में है, ठीक है। अब प्रधान जनजाति के लोग जो हैं, ठीक है, मतलब ये जनजाति जो है ये गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। प्रधान क्या हुआ करते थे? जो गोंड राजा जो होते थे उनके मंत्री हुआ करते थे और इसी कारण इन्हें पटरिया भी कहा जाता था, ठीक है। देखिए ये जो है गोंड राजाओं के गीत गायक भी हुआ करते थे, ठीक है।
और इन्हीं कारण से जो प्रधान जनजाति है इसको गाथावाचक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब जो प्रधान जनजाति के लोग होते हैं वो लिंगोपाटा गायन करते हैं। ठीक है, इनके गीत का नाम क्या है? लिंगोपाटा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है सारे गीतों के बारे में। ठीक, अब देखते हैं आगे कोंद जनजाति के बारे में। ठीक, तो ये मुख्य रूप से कोंद जनजाति जो है ये रायगढ़ और महासमुंद में पाई जाती है। ठीक है, और इन्हें खोंड या कोंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोंद जनजाति जो है इसे खोंड, ठीक है, या कोंड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नगेसिया जनजाति के बारे में। तो देखिए नगेसिया जनजाति जो है मुख्य रूप से रायगढ़ और सरगुजा में पाया जाता है। ठीक है, ये स्वयं को किसान कहते हैं। ठीक है, मतलब जो नगेसिया जनजाति के लोग हैं वे स्वयं को क्या कहते हैं? किसान। ठीक है, और इनकी बोली कौन सी है? तो इनकी बोली है सादरी। ठीक है, आगे बात करते हैं धनवार जनजाति के बारे में। तो देखिए धनवार जनजाति जो है ये जनजाति मुख्य रूप से बिलासपुर की पहाड़ियों में मिलती है। ठीक है, और इस जनजाति में धनुष का ही अपना विशेष महत्व होता है। ठीक है, विशेष महत्व किस प्रकार से होता है कि जब विवाह होता है इनमें, ठीक है, तो इसमें जो मेल होता है वो विवाह के समय धनुष लेकर आता है। ठीक है, और ये जो है बांस का बर्तन बनाने वाली एसटी है। ठीक है, मतलब बांस का जो बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने कर ली। चलिए आगे देखते हैं। तो बात करते हैं कंवर जनजाति के बारे में। ठीक, अब कंवर जनजाति जो है इनका निवास की बात करें तो देखिए सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, रायगढ़ और बिलासपुर के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अब कंवर जनजाति की उपजातियों की बात करें तो चेरवा, राठिया और तंवर। ठीक है, चेरवा, राठिया और तंवर जो है मुख्य रूप से कंवर जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, कंवर जो है स्वयं को क्या है? कौरवों का वंशज मानते हैं। आपने महाभारत में पांडव और कौरव सुना होगा, तो जो कौरव थे इनका वंशज जो है कंवर जनजाति के लोग स्वयं को मानते हैं। ठीक है, इनके देवता का नाम, देवता की बात करें तो देखिए इनके देवता का नाम है सगराखंड। ठीक है, और कंवर जनजाति के लोग जो हैं वो सैन्य कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये सैन्य कार्य करते हैं। ठीक है, और इनके टोटम समूह को गोटी कहा जाता है। ठीक है, मतलब इनके जो गोत्र जो होता है तो गोत्र के समूह को क्या कहते हैं? गोटी। ठीक, आगे बात करें तो मंझवार जनजाति के बारे में। ठीक, तो मंझवार जनजाति ये मांझी और मझिया के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो मंझवार जनजाति को और किन नामों से जाना जाता है? तो यह मांझी और मझिया। ठीक है, ये मिश्रित जनजाति है और इसकी उत्पत्ति गोंड, मुंडा और कंवर जनजाति से हुई है। ठीक है, इनके निवास की बात करें तो मुख्य रूप से सरगुजा और रायगढ़ में पाई जाती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं खड़िया जनजाति के बारे में। तो देखिए खड़िया जनजाति जो है ये आदि कोलारियन जनजाति है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आदि कोलारियन जनजाति है। ठीक, जो कि रायगढ़ और सरगुजा के क्षेत्र में मिलेगी आपको। ठीक है, कहाँ मिलेगी? रायगढ़ और सरगुजा के क्षेत्र में। ठीक, अब बात करते हैं खड़िया जनजाति की जो मातृभाषा है या इनकी बोली है तो कौन सी है? खड़िया। ठीक, इनके प्रमुख पर्व की बात करें तो पूस पुन्नी और कर्मा, ये दो त्यौहार जो है इनके बीच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इनके देवता की बात करें तो इनके प्रमुख देवता का नाम क्या है? बंदा। ठीक है, बंदा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग गदवा जनजाति के बारे में। ठीक, तो देखिए गदवा जनजाति जो है मुख्य रूप से बस्तर, रायगढ़ और बिलासपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और गदवा जनजाति जो है मुख्य रूप से उड़ीसा की जनजाति। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि जो उड़ीसा की जो मुख्य जनजाति है जो कि छत्तीसगढ़ में पाई जाती है तो वो कौन सी है? गदबा या गड़ाबा। ठीक है, गदबा या गड़ाबा। ठीक, चलिए बात करते हैं खैरवार जनजाति की। ठीक, तो खैरवार जनजाति देखिए ये मुख्य रूप से सरगुजा संभाग में पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका कार्य क्या है? तो खैर नामक वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं। ठीक, देखिए परजा जनजाति के बारे में बात करें तो परजा जनजाति जो है इनका निवास की बात करते हैं तो लगभग मुख्य रूप से पूरे बस्तर में पाई जाती हैं। ठीक है, परजा और ध्रुवा जो है, ध्रुवा जनजाति भी होती है जो कि मुख्य रूप से लगभग पूरे बस्तर में आपको मिलेगी। ठीक, अब देखिए परजा जनजाति जो है इस जनजाति में बच्चों के लिए अलग से घर होता है। ठीक है, बच्चों के लिए अलग से घर होता है और इस घर को क्या कहते हैं? धांगा बक्सर। ठीक है, तो धांगा बक्सर जो है बच्चों का घर होता है। ठीक है, परजा जनजाति में। अब देखिए परजा जनजाति में जो है जो गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? मडूली। ठीक, और इनके घर के सामने एक पत्थर के देवता का निशान होता है जिसे मुंडा कहते हैं। ठीक है, और यहीं पे पंचायत या चौपाल जो होता है आयोजित की जाती है। ठीक है,
अब देखिए इस जनजाति में 2 लोग बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। एक का नाम होता है जानी और दूसरा भटनायक, ठीक है। एक का नाम क्या होता है जानी और दूसरे का क्या होता है भटनायक, ठीक है। तो जो जानी होता है ये धार्मिक कार्य करने वाला व्यक्ति होता है और जो भटनायक होता है ये शुद्धिकरण करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक। आगे बात करते हैं अगरिया जनजाति की। तो देखिए अगरिया जनजाति जो है ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, मैकल पर्वत श्रेणी में, ठीक है। अब इनका कार्य की बात करते हैं तो ये जो है लोहे को गलाने का व्यवसाय करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं जो अनुसूचित जनजाति है छत्तीसगढ़ में, इनके लिए जो है संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। कुछ संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 15(4) की, ठीक है। तो अनुच्छेद 15(4) जो है इसमें क्या बताया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक विकास का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें अनुच्छेद 16(4) की, ठीक है। तो 16(4) जो है ये राज्य को अधिकार देता है कि सरकारी नौकरी में जनजाति को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 15(4) क्या करता है, सामाजिक व शैक्षणिक विकास का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 16(4) में राज्य को अधिकार देता है कि सरकारी नौकरियों में जनजातियों को प्रतिनिधित्व दे, ठीक है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 23 की बात करें तो ये जनजातियों से दुर्व्यवहार, ठीक है, इनसे बेगारी या फिर बंधुआ मजदूरी का निषेध करता है, ठीक है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 24 की बात करें तो जनजातियों के बालाश्रम का निषेध करता है, ठीक। इसी प्रकार से अनुच्छेद 46 की बात करते हैं तो ये जो है इनके शैक्षणिक व आर्थिक विकास के विषय में सुरक्षा देता है, ठीक। तो अनुच्छेद 46 क्या करता है, तो जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक विकास के विषय में सुरक्षा देता है, ठीक। अब देखिए बात करते हैं अनुच्छेद 164(a) की। तो 164(a) में क्या प्रावधान है कि छत्तीसगढ़, MP और उड़ीसा, ठीक है, इनमें जनजातीय मंत्री का प्रावधान है, ठीक है। और इसके बारे में कहाँ बताया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 164(a) में, ठीक है, या 164 का में, ठीक। अब अनुच्छेद 330 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 330 में लोकसभा तथा अनुच्छेद 332 में विधानसभा, ठीक है, इनमें जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। तो अनुच्छेद 330 के अनुसार देखिए लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में जो जनजातियां हैं इनके लिए आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। और अनुच्छेद 335 की बात करें तो देखिए संघ और राज्य में सरकारी नौकरियों में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करता है, ठीक। तो देखिए ये सारी बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 338 का की, ठीक है। तो अनुच्छेद 338 का में क्या प्रावधान किया गया है कि देखिए ये कब हुआ था, 89th अमेंडमेंट में, ठीक है। तो जो नवासी जो संविधान संशोधन हुआ है इसके तहत राष्ट्रीय जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको, तो संविधान का अनुच्छेद 338 का में, ठीक है। अनुच्छेद 342 की बात करें तो इस अनुच्छेद के तहत संघ व राज्य द्वारा जनजातियों के संबंध में राष्ट्रपति का अधिकार बताता है, ठीक है। यह बताता है कि राष्ट्रपति का जो है संघ में और राज्यों में जो जनजातियां हैं इनके संबंध में राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, ये अनुच्छेद 342 में वर्णित है, ठीक। तो इतनी बातें हमने कर ली। तो देखिए इसके साथ ही जो है लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। जनजातियों के बारे में जितना भी कुछ आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ की एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो CGPSC हो चाहे वो CG व्यापम हो, तो लगभग हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आप इन वीडियो को देखकर बिल्कुल अच्छे से नोट बना लीजिए और ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि आपके देखिए अगर 10 सवाल आ रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति के सवाल, मतलब जो जनजातियों के सवाल आ रहे हैं, तो उससे आप 9 सवाल तो बिल्कुल सही करके आएंगे, ठीक। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए और थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।